हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले बीएनएसएस की जो क्लास थी उसमें मैंने चैप्टर 2 तक पढ़ा दिया था। अब आज चैप्टर 3 पढ़ाना है। तो चैप्टर 3 को पहले कोरिलेट कर लो, किसके साथ पढ़ाना है। जो सीआरपीसी जो पुरानी वाली थी वो किस चैप्टर के साथ थी, वो भी चैप्टर 3 ही था। कौन सा था? चैप्टर 3 था। और उसका सेक्शन कौन सा था? 26 से लेके 35 तक था। ये पुराने वाले सीआरपीसी में था, ठीक है। और नया वाला जो बीएनएसएस आया है उसमें कौन कौन से चैप्टर तक है, कहाँ से लेके कौन से सेक्शन तक का है? 21 से लेके नया वाला मैं बता दे रहा हूँ, ये लिख लेना क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कोरिलेट करके पूछ ले। 21 से लेके 29 तक ये कौन सा है? बीएनएसएस का है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ एग्जाम में पूछ सकता है कि चैप्टर 3 का सेक्शन कहाँ से कहाँ तक का है। तो 21 से लेके 29 नए वाले में है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? पुरानी सीआरपीसी में कहाँ से था? 26 से लेके 35 तक। अब इस चैप्टर का नाम क्या है? नाम क्या है? न्यायालयों की शक्तियाँ, पावर ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स की क्या पावर होगी, ये कहाँ बताया गया है? चैप्टर 3 में बताया गया। कहाँ बताया गया है? चैप्टर 3 में बताया गया। तो आओ शुरू करते हैं अब हम सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या कहता है? कहता है न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारणीय मतलब कौन से कोर्ट ट्रायल कर सकते हैं। तो 21 सीधे सीधे क्या कहता है? कौन से कोर्ट ट्रायल कर सकते हैं। तो कौन सा सेक्शन? सेक्शन 21 बताता है ट्रायल के कौन कौन से कोर्ट होंगे। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो 21 क्या बताता है? ट्रायल कोर्ट के बारे में बताता है कि क्या कौन कौन से कोर्ट ट्रायल कोर्ट होंगे। अब देखो सेक्शन 6 भी इसी के साथ पढ़ना। सेक्शन 6 में क्या बताया गया था? पनिशमेंट देने के लिए कौन कौन से कोर्ट हैं। इस संहिता के अंतर्गत कौन कौन से कोर्ट पनिशमेंट देंगे, वो कहाँ पढ़ा गया था हम लोग? वो हम लोग पढ़े थे सेक्शन 6 में, जब शुरू में पढ़े थे ना। इसके पहले चैप्टर कौन सा? चैप्टर 2 में पढ़े थे, सेक्शन 6 से। पुराने में और नए में दोनों में चैप्टर 2 था 6 में। तो वो क्या दिया था वहां पे दिया था क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट दिया था। इसके साथ जब पढ़ोगे ना सेक्शन 6 तो वहां दोनों में कंफ्यूज मत होना। वहां क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट दिया था और यहाँ क्या दिया है? ट्रायल ऑफ कोर्ट दिया है। तो ट्रायल ऑफ कोर्ट अगर पूछेगा तो सेक्शन 21 मानना, अगर क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट पूछेगा तो सेक्शन 6 मानना। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो इस वजह से इसको यहाँ बता दिए। अगर क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट पूछेगा तो कौन सा सेक्शन मारोगे? सेक्शन 6। और अगर ट्रायल कोर्ट पूछेगा तो सेक्शन कौन सा मारोगे? 21। चलो ये क्वेश्चन हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट उस पे। क्या कहता है कि इस संहिता के अधीन उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए मतलब जो संहिता मतलब कौन सा हो गया? बीएनएसएस हो गया। कौन सा हो गया? बीएनएसएस। इसके अंतर्गत रहते हुए, इसके अंतर्गत रहते हुए क्या करेगा? ट्रायल करेगा कोर्ट। अब कैसे करेगा? भारतीय क्या क्या चीज ट्रायल करेगा? देखो कहता है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन किसी अपराध का विचारणीय निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा किया जाएगा। तो जो पुरानी आईपीसी थी अब नया क्या हो गया? बीएनएस हो गया है। तो बीएनएस के अंतर्गत जो अपराध बताए गए हैं उनके वो अपराध अगर कोई करता है तो कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा उन अपराधों का? इन्वेस्टिगेशन हो गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होता है? ट्रायल होता है। तो ये बताया गया कि 21 बताता है कि कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा और किसके अपराध से संबंधित हो? जो बीएनएस के अंतर्गत जो अपराध किए गए हो उन अपराधों का ट्रायल कौन सा कोर्ट करेगा? ये कौन सा बताता है? 21 का क्लास बी बताता है। अब बी में क्या बताया? उच्च न्यायालय भी ट्रायल कर सकता है। क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में उच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में उच्च न्यायालय का गठन किसके? संविधान के अनुसार होता है। तो उसका गठन वहां नहीं था। वहां पे सेशन कोर्ट पढ़े थे, जेएम फर्स्ट क्लास के कोर्टे पढ़े थे, जेएम सेकंड क्लास के कोर्ट पढ़े थे, ठीक है। तो इतनी चीज सीजीएम और जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास, इतनी कोर्टे वहां पे पढ़े थे। अब यहाँ पे कौन कौन सी कोर्टे होंगी? हाई कोर्ट भी ट्रायल कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी ट्रायल कर सकता है और किसी अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसे अपराध का विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया। तो जब सीआरपीसी के लास्ट में, जब सीआरपीसी मतलब बीएनएसएस, जहां भी मैं सीआरपीसी बोलूंगा वहां बीएनएसएस उसका मतलब समझना। तो जो प्रथम अनुसूची में अगर किसी कोर्ट को ट्रायल के लिए बनाया गया, वहां पे दर्शाया गया, अगर बताया गया तो वो भी कोर्ट क्या कर सकता है? ट्रायल कर सकता है। तो 3 प्रकार के कोर्टें हो गई जो ट्रायल कर सकती हैं। तो अब देखो
देखो नंबर 1 कौन सा, हाई कोर्ट कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है, और तीसरा कौन सा कोर्ट है, तीसरा है जो प्रथम अनुसूची में जिन कोर्टों को बताया गया है उन अपराध के लिए ट्रायल करने के लिए वो भी कोर्ट क्या बोलते हैं, ट्रायल कर सकते हैं। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्या कहता है कि जो बीएनएसएस है कि 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69 ये आईपीसी की पुरानी धारा वही 376, 77 वाली होगी, ठीक है, महिलाओं के प्रति अपराध वाले से संबंधित है ये सब धाराएं। धारा 70, धारा 71 के अपराध का विचारणीय यथासाध्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें महिला पीठासीन अधिकारी होगा। तो ये प्रोविजो क्या कहता है, प्रोविजो कहता है अगर महिलाओं से संबंधित, ये प्रोविजो क्या कहता है, अगर महिलाओं से संबंधित कोई अपराध होगा तो उसका ट्रायल कौन करेगा, महिला पीठासीन अधिकारी ही करेगी। ये कहां बताया गया है, इसके प्रोविजो में बताया गया है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि पीठासीन अधिकारी होगा। और क्या कहता है, किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारणीय जब ऐसी विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है तब ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा। जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है तब उसका विचारण निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा। अब मान लो जहां पे जिस विधि में लिखा ही नहीं है किस न्यायालय द्वारा उस अपराध का ट्रायल किया जाएगा, तो ऐसी दशा में क्या करोगे, ऐसी दशा में जब लिखा नहीं है तो या तो हाई कोर्ट करेगा या कौन करेगा, कोई अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा अपराध का विचारण होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। तो अब मान लो जहां किसी अपराध के बारे में लिखा नहीं है लेकिन प्रथम अनुसूची में, या तो हाई कोर्ट कर लेगा, और हाई कोर्ट नहीं है तो अगर प्रथम अनुसूची हम इसके में देखेंगे और उस प्रथम अनुसूची में उस न्यायालय को बताया गया तो वो न्यायालय ट्रायल कर लेगा, वो न्यायालय क्या कर लेगा, ट्रायल कर लेगा। तो ये कौन सा क्लास हो गया, सेकंड। तो बी में क्या बताया गया है, बी में बताया गया कि मान लो ट्रायल के लिए कोई न्यायालय उल्लिखित नहीं है, अगर उल्लिखित है तो वही न्यायालय कर लेगा, अगर उल्लिखित नहीं है तो कौन सा न्यायालय करेगा, या तो हाई कोर्ट करेगा, और हाई कोर्ट अगर नहीं है और प्रथम अनुसूची में बताया गया है तो प्रथम अनुसूची के अनुसार ट्रायल किया जाएगा। ये कौन सा बताता है, क्लास बी का सेकंड क्लास, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन कौन सा, आ जाओ 22। तो एक चीज यहां पे पीछे छूट गया होगा, मैंने कोरिलेट नहीं किया है, तो 21 जो है वो पुराने वाले सीआरपीसी के अनुसार कोरिलेट कर लेना। सॉरी, सीआरपीसी जो पुरानी वाली थी वो कौन सा सेक्शन हो जाएगा 21 के साथ, 26 हो जाएगा। ये कोरिलेट करके लिखते चलना पुराने वाले के साथ। अब आ जाओ 22 क्या कहता है, 22 को किसके साथ कोरिलेट करोगे, 21 को करोगे कोरिलेट 27 के साथ। 27 खत्म कर दिया गया, ठीक है। एक चीज देख लेना, जो पुराना वाला 27 किशोर न्यायालयों के मामलों में अधिकार था, तो पुराना वाला जो सीआरपीसी का 27 है ये याद कर लेना। हो सकता है सीआरपीसी का जो सेक्शन 27 है पुराना, ये अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। अब इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब आ जाओ 22 दंडादेश जो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। तो ये कहां दिया पुरानी सीआरपीसी में, 28 में दिया गया। कहां दिया गया पुरानी सीआरपीसी में, 28 में। जो यहां 22 में दिया बीएनएसएस में, पुरानी वाली सीआरपीसी में कहां दिया गया था, 28 में दिया गया था। तो अब देखो पहले तुमने क्या पढ़ा, कौन से कोर्ट ट्रायल कर सकते हैं, तो 21 में पढ़ा। अब कौन से कोर्ट कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं वो पढ़ोगे। तो 22 में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा, हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट कौन सा पनिशमेंट दे सकता है, ये क्लास 1 बताया। तो यहाँ पे ऐसे डाल लेना क्लास 1 में हाई कोर्ट, अब कोई भी एनी पनिशमेंट, कोई भी दंडादेश दे सकता है। तो ये कौन बताता है, क्लास 1। अब आ जाओ, अब इसके बाद हाई कोर्ट के बाद कौन सा कोर्ट आता है, कोर्ट ऑफ सेशन आता है। अब कोर्ट ऑफ सेशन कौन सा पनिशमेंट दे सकता है, ये भी कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। क्या दिया, कोई भी दंडादेश दे सकता, परंतु यहाँ पे एक प्रोविजो लगा, अगर वह मृत्यु दंडादेश डेथ सेंटेंस देता है तो उच्च न्यायालय द्वारा उसका पुष्ट किया जाना आवश्यक है। अब देखो उच्च न्यायालय पुराने वाले सीआरपीसी में पुष्टिकरण कहां दिया गया था, 366 में दिया गया था, और नए वाले में पुष्टिकरण कहां दिया गया, 407। कन्फर्मेशन डेथ सेंटेंस कहां दिया था, पुराने वाले में 366 में दिया गया था, नए वाले में कहां दिया गया है, 407 में दिया गया है।
तो अब देखो क्या कहता है, अब ये दूसरा क्लास बताता है कोर्ट ऑफ सेशन भी कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन एक वहां पे एक दिक्कत है, अगर कोर्ट ऑफ सेशन मृत्युदंडादेश देता है तो वो हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगा। उस जैसे मान लो कोर्ट ऑफ सेशन ने मृत्युदंडादेश दे दिया, ठीक है, तो वो क्या भेजेगा फिर कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट को भेज देगा, हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगा, 366 के तहत हाई कोर्ट कंफर्म करेगा, फिर उसे कोर्ट ऑफ सेशन को भेज देगा। तो ये कहाँ क्लास 2 में बताया गया। और नए वाले में कहाँ है 407 में, जो 366 में जो बातें दी गई थी वो अब कहाँ दिया गया है 407 में दिया गया है। तो इतनी चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी। अब आ जाओ सेक्शन 23। सेक्शन 23 क्या कहता है, अब देखो यहाँ पे हाई कोर्ट वाले कोर्ट का हो गया, यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन हो गया। अब उसके बाद कौन सा कोर्ट आता है, मजिस्ट्रेट का कोर्ट आता है। कौन सा कोर्ट आता है, मजिस्ट्रेट का कोर्ट आता है। मजिस्ट्रेट में कौन कौन से कोर्ट आएंगे, सीजीएम के कोर्ट आएंगे, पहले ये जनरल चीजें जान लो, सीजीएम के कोर्ट आएंगे, जेएम फर्स्ट क्लास के कोर्ट आएंगे और जेएम सेकंड क्लास के कोर्ट आएंगे, ठीक है। क्योंकि अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और ये सब खत्म कर दिया गया है। जो पहले पुरानी वाली सीआरपीसी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पढ़ते थे वो सब अब यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सहायक न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश, ये सब पद अब क्या किया गया नए वाले एक्ट में खत्म कर दिया गया, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे एक क्लास जो पुराना वाला पढ़ोगे तो यहाँ पे जो 22 में एक क्लास और था, तीसरा था जिसमें सहायक सेशन न्यायाधीश दिया था, तो वो अब क्या किया गया है, खत्म कर दिया गया है, ठीक है। हाँ, जिसमें सहायक सेशन न्यायाधीश कितना देता था, 10 वर्ष तक की पनिशमेंट अवधि तक का वो पनिशमेंट दे सकता था, ठीक है, 10 वर्ष तक का, और कोई भी उस पे जुर्माना लगा सकता था, तो वो पनिशमेंट, तो वो अब तीसरा वाला क्लास क्या किया गया है, खत्म कर दिया गया। जो 28 का क्लास 3 था, सेक्शन 27 खत्म कर दिया गया और 28 का क्लास 3 खत्म कर दिया गया। अब आ जाओ 23। तो 23 को किसके साथ कोरिलेट करके पढ़ोगे, पुराने वाले धारा को 29 के साथ। 23 को किसके साथ पढ़ोगे, 29 के साथ पढ़ोगे। तो अब देखो पहला क्लास क्या बताता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सीजेएम क्या कह सकता है, मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंडादेशों के सिवाय दिया है। अब सिवाय का मतलब पकड़ो, सिवाय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता, मतलब सिवाय मतलब किसको, मृत्यु को छोड़ के मृत्यु दंडादेश नहीं दे सकता, आजीवन कारावास नहीं दे सकता और 7 वर्ष से अधिक का दंडादेश नहीं दे सकता, मतलब 7 वर्ष तक का पनिशमेंट नहीं दे सकता। तो सीजीएम कितने तक का पनिशमेंट दे सकता है, 7 ईयर। सीजीएम कितना दे सकता है, 7 ईयर, ठीक है, 7 ईयर दे सकता है। तो पहले क्लास में पढ़ो, रुक जाओ इसको पहले मैं सही कर दूं। पहले क्लास में हमने पढ़ा कितना, सीजीएम, पहला क्लास ऐसे बना लेना, फर्स्ट क्लास में सीजीएम कितना दे सकता है, 7 ईयर पनिशमेंट, पहला क्लास हो गया। 23 का फर्स्ट क्लास में क्या हो जाएगा, सीजीएम। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या कहता है, क्लास 2। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2। क्लास 2 क्या कहता है, क्लास 2 आ जाओ। अब किसका, क्लास 2 बात करता है जेएम फर्स्ट क्लास की। क्लास 2 बात करता है जेएम फर्स्ट क्लास की। अब जेएम फर्स्ट क्लास क्या क्या कर सकता है, 3 वर्ष से अनधिक अवधि, मतलब 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। जेएम फर्स्ट क्लास कितना, 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। और क्या दे सकता है, 50,000 रुपए जुर्माना। पहले ये कितना था दंडादेश, पहले ये कितना था, पहले मेरे ख्याल से ये 10,000 रुपए था, देख लेता हूं मैं एक बार, हो सकता है गलत हूं। पहले ये था 10,000, सही है, चलो मैंने देख लिया। पहले ये जो 50,000 रुपए जुर्माना था, ये पहले कितना था, पहले ये 10,000 था, पहले ये कितना था, 10,000। तो एक चीज जानो, पहले मैं यहां ठीक कर देता हूं, देखो जेएम फर्स्ट क्लास कितने साल का, देखो 3 चीज बनाओ, इसमें 3 साल का पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है, 3 साल का पनिशमेंट दे सकता है। और क्या दे सकता है, जो 10 साल जुर्माना था, जुर्माना वो क्या, अब इसको क्या कर दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया
और अब कर दिया गया है 50,000 जुर्माना। तो यही पूछ सकता है एग्जाम में कि पुरानी वाली सीआरपीसी में कितना जुर्माना दे सकता था जेएम फर्स्ट क्लास और नई वाली सीआरपीसी में कितना। तो पुरानी वाली में 10,000 तक का जुर्माना लगा सकता था और पुरानी वाली में, और नई वाले में 50,000 तक। ये एक चेंज हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ क्लास 2 में जेएम फर्स्ट क्लास हो गया। अब क्लास 3 आ जाओ। क्लास 3 क्या कहता है, 23 का क्लास 3 जेएम सेकंड क्लास की बात करता है। किसकी बात करता है, जेएम सेकंड क्लास की बात करता है। अब ये क्या क्या दे सकता है, 1 वर्ष तक कारावास, 1 वर्ष का कारावास, ठीक है, 1 वर्ष तक कारावास। और कितना क्या बोलते हैं कितना वो जुर्माना लगा सकता है, 10,000 रुपए, 10,000, ठीक है, 10,000। और पहले कितना था ये, पहले कितना था, पहले 5,000 था ये, पहले जो था ये 5,000 था, अब 5,000 बढ़ के 10,000 हो गया है, ठीक है। तो ये इतना चीज। तो जेएम फर्स्ट क्लास देखो, सीजीएम का तो नॉर्मल से चीज है, सीजीएम 7 साल का क्या बोलते हैं, 7 साल तक का पनिशमेंट दे सकता और कोई भी सजा, कोई भी जुर्माना लगा सकता है। जेएम फर्स्ट क्लास क्या है, जेएम फर्स्ट क्लास 3 साल तक की सजा दे सकता है और 50,000 रुपया जुर्माना लगा सकता है। और जेएम सेकंड क्लास कितना, 1 वर्ष तक की सजा दे सकता है और कितना जुर्माना लगा सकता है, 10,000 जुर्माना लगा सकता है। और पहले जेएम फर्स्ट क्लास कितना जुर्माना देता था, 10,000 रुपए देता था, जो बढ़ के 50,000 रुपए हो गया। और जेएम सेकंड क्लास पहले कितना देता था, 5,000 देता था, जो अब बढ़ के कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो यही इतना पूछ सकता। और इसमें एक चीज और जोड़ दिया गया, सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकता है। एक क्या बोला है, सामुदायिक सेवा का दंडादेश भी दे सकता है। अब स्पष्टीकरण ये नया जुड़ा है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। सामुदायिक सेवा से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसको किसी दोषित व्यक्ति को दंडादेश ऐसे रूप में जो समुदाय के लाभ के लिए हो करने के लिए न्यायालय आदेश करे, जिसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। तो इतनी चीजें। तो अब पूछ सकता है कि जेएम फर्स्ट क्लास, देखो एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा दंडादेश, क्या पूछा है कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय किस धारा के तहत दंडादेश देते हैं। तो ये सीधे सीधे तुम 21 से 22 मारना, पुराने में पूछेगा 22 मारना, नए में पूछेगा तो 28 मारना। और ये पूछता है कि पहले तो पूछता था सहायक सेशन न्यायाधीश कितना दंडादेश दे सकता, पुराने में क्वेश्चन पूछता था सहायक सेशन न्यायाधीश कितना पनिशमेंट दे सकता, तो 10 वर्ष से अधिक का पनिशमेंट नहीं दे सकता, उसके सिवाय कोई भी दंडादेश दे सकता है, ठीक है। मृत्यु, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से अधिक के कारावास को छोड़ के वो कोई भी दंडादेश सहायक सेशन न्यायाधीश दे सकता, परंतु इसमें नहीं है। तो अब इसमें क्या पूछ सकता है कि सेशन न्यायाधीश अगर मृत्यु दंडादेश देता है तो उसकी पुष्टिकरण किससे कराता है, तो उसकी पुष्टिकरण अगर मृत्यु दंडादेश देता है तो हाई कोर्ट से उसकी पुष्टिकरण कराता है, ये पूछ सकता है। और किस धारा के तहत पुष्टिकरण कराता है, धारा 366 पुराने सीआरपीसी, और नए में किसके थ्रू कराता है, 407 में। तो इतनी चीजें पूछ सकता है। प्लस और पूछ सकता, और क्या पूछ सकता है, और एग्जाम में ये पूछ सकता है कि मजिस्ट्रेट कौन से दंडादेश देंगे, किस सेक्शन में बताएगा। सो सेक्शन 23 और पुराना सेक्शन कौन सा था, 29। तो पूछ सकता है सीजीएम कितना पनिशमेंट दे सकता है। सीजीएम मृत्यु, ये याद करना है एग्जाम में, मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास को छोड़ के मजिस्ट्रेट सीजीएम कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, ये दिमाग में बैठाना। या तो ये याद कर लेना 7 वर्ष से कम का पनिशमेंट कोर्ट ऑफ सीजीएम दे सकता है, ये कहां बताया गया, 23 में बताया गया। और पूछ सकता है कि जेएम फर्स्ट क्लास किस धारा के तहत पनिशमेंट देता है, कहां दिया गया पावर जेएम फर्स्ट क्लास के, तो सेक्शन 23 के क्लास कहां दिया है, 2 में। कहां दिया है, क्लास 2 में। और यही जेएम सेकंड क्लास का कहां दिया है, क्लास 3 में दिया है। और उनके पनिशमेंट याद कर लेना, पनिशमेंट खूब पूछता है। पनिशमेंट कौन सा था, 3 वर्ष का कारावास और 50,000, ये खूब पूछा, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों नोट कर लेना। आप आ जाओ सेक्शन 24 आ जाओ। सेक्शन 24 को किसके साथ पढ़ोगे, पहले ये याद करो, पुराने वाले सीआरपीसी किसके साथ पढ़ोगे, सेक्शन 24 को, सेक्शन 24 को पढ़ोगे सेक्शन 30 के साथ। पुराना जो सीआरपीसी था सेक्शन 30 था,
ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ये बहुत पूछता है। इसमें केवल सेक्शन ही पूछ लेता है कि किस सेक्शन में बताया गया है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का प्रावधान, कारावास में कौन सा कितना दंडादेश दिया जा सकता है। तो ये कहाँ बताएगा 24 में। तो ये याद करना, जुर्माना देने में व्यतिक्रम मतलब गलती, मतलब दिया ही नहीं, जुर्माना उसके ऊपर लगाया गया था और नहीं दिया, तब अब क्या किया जाएगा, तो अब कोर्ट उसे क्या देगा, दंडादेश देगा। तो कितने अवधि का दंडादेश देगा ये कहां से पता चलेगा, ये सेक्शन 24 से पता चलेगा। कहां से पता चलेगा, सेक्शन 24 से पता चलेगा। अब देखो सेक्शन 24 क्या कहता है कि किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्धारित कर सकेगा जो विधि द्वारा उसे प्राधिकृत है। मतलब देखो विधि द्वारा प्राधिकृत है, मतलब जो सेक्शन 23 में मजिस्ट्रेटों की पावर बताई गई कि कितना कितना दंडादेश सीजीएम और जेएम दे सकता है, तो उतने तक का ही जुर्माने में व्यतिक्रम होने पर पनिशमेंट दे सकता है। ये कहां बताता है, 24 बताता है। परंतु यह वह अवधि धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। देखो वही बात कह दिया। तो धारा 23 के तहत जितनी पावर दी गई है उससे ज्यादा जुर्माने में व्यतिक्रम होने पर पनिशमेंट नहीं दे सकता। इसका मतलब क्या हुआ, साधारण सी भाषा में समझो कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का, अगर मान लो सीजीएम को देना है जुर्माना होने में व्यतिक्रम होने पर, तो वो 7 साल से ज्यादा का पनिशमेंट जुर्माना होने के व्यतिक्रम में नहीं देगा। अगर जेएम फर्स्ट क्लास देता है तो 3 साल से ज्यादा का वह दंडादेश नहीं दे सके जुर्माना होने के व्यतिक्रम में। अगर जेएम सेकंड क्लास दे रहा है तो वो 1 साल से ज्यादा का पनिशमेंट जुर्माना के व्यतिक्रम होने पे नहीं दे सकता। अब आ जाओ, फिर ये फर्स्ट क्लास समझ में आ गया, क्लास ए। अब बी क्या कहता है, जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया हो। मतलब क्या दिया गया, मुख्य, जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया हो, वहां वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक नहीं होगा जिसे मजिस्ट्रेट जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश के रूप में अन्यथा उस अपराध के लिए अधिरोपित करने के लिए सक्षम है। देखो अब क्लास ये बी क्या कहता है वो देखो। तो बी को पढ़ने से पहले मैं एक सेक्शन बता दे रहा हूँ, वो पहले आईपीसी का जो सेक्शन था 65 वो पढ़ लेना, और जो बीएनएस है उसका सेक्शन 8 का क्लास 3 पढ़ लेना। इसके साथ रेडबिट कर लेना 65 जो आईपीसी था, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 65 ये था आईपीसी वाला, ठीक है, ये क्लास बी के साथ। और 8 का क्लास 3 ये किसका था, बीएनएस का था, ठीक है, बीएनएस के साथ। तो अब ये क्या कहता है, कहता है कि जहां कारावास, देखो पहले क्लास 8 का क्लास 3 क्या कहता है, यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, पढ़ना 8 का क्लास 3, तो वह बीएनएस का, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे तो कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगा जो अपराध के लिए अधिकतम है। अब अपराध के अधिकतम कितना है, मान लो अपराध के लिए अधिकतम लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट कितना है 57 में, जब सेक्शन 57 पुराने में पढ़ोगे तो लाइफ इम्प्रिजमेंट को 20 साल के बराबर गिना जाता है। अब 20 साल का 1/4 कितना हो जाएगा, 20 साल का 1/4 से ज्यादा व्यतिक्रम होने पर पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। तो यही यहां भी कहता है कि जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अब अधिनिर्णित किया गया है, वहां वह उस कारावास की अवधि के 1/4 से को अधिक नहीं होगा। मजिस्ट्रेट 1/4 से ज्यादा जुर्माना देने के व्यतिक्रम में नहीं होगा। तो 1/4 वाला प्रोविजो कहां दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है क्लास बी में। इसको आईपीसी के साथ गमन करके पढ़ लेना। फिर आ जाओ क्लास 2 में। क्लास 2 क्या कहता है, क्लास 2 कहता है इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेटों द्वारा अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है। मतलब जो पनिशमेंट दिया है, जो पनिशमेंट दे सकता है, व्यतिक्रम होने के बाद भी अतिरिक्त हो सकता है। मान लो उसको 7 साल की सजा देना है तो वो 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, लेकिन व्यतिक्रम होने पर 7 साल से कम का ही सीजीएम दे सकता है, लेकिन उसके अलावा पनिशमेंट दे सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो सीजीएम है, अब देखो इसको मैं
ऐसे बता दे रहा हूँ। देखो क्लास 2 क्या कह रहा है, मान लो सीजीएम है, अब सीजीएम को 7 साल का पनिशमेंट देने का है। अब मान लो उसने 7 साल की सजा दे दी, ठीक है। अब जुर्माना भी लगा था, अब जुर्माना व्यतिक्रम हो गया, तो व्यतिक्रम होने पर कितनी सजा, 7 साल के अंदर तक की सजा, वो कुछ भी मान लो 1 साल भी दे सकता, 2 साल भी दे सकता, 3 साल भी दे सकता, 4 साल भी दे सकता, 5 साल भी दे सकता, 6 साल भी दे 7। अब 7 से ज्यादा वो व्यतिक्रम के स्थिति में नहीं दे सकता। इसके अलावा क्या कहता, पढ़ो क्लास 2 क्या कहता, देखो पढ़ो इसको अच्छे से। क्लास 2 कहता है इस धारा के अधीन अब निर्णीत कारावास धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेटों द्वारा अब अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकेगा। ठीक है, ये हो गया क्लास 2। अब आ जाओ सेक्शन 25 पे। सेक्शन 25 क्या कहता है, कहता है एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामले में दंडादेश, मतलब एक ही ट्रायल में कई अपराधों के लिए, एक ही ट्रायल चल रहा था, उसमें कई अपराधों के लिए क्या बोलते हैं, उसे दोष सिद्ध किया गया और दंडादेश दिया गया। तब ऐसी दशा में क्या होगा, तो पहले ये पुराना सेक्शन कहाँ दिया गया, ये देख लेना, ये 31 में सीआरपीसी 225 में आप प्रेजेंट में पढ़ रहे हो, वो पुराने सीआरपीसी में रेड विथ कर लेना, 31 में दिया गया है। तो अब क्लास 1 क्या कहता है, जब कोई व्यक्ति एक ही विचारण में 2 या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, ट्रायल एक है, ट्रायल कितना एक है, और ऑफेंस कितना है 2 है, ऑफेंस कितना है 2 ऑफेंस है, 2 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, दोष सिद्ध किया जाता है, तब न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसके 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, तो 9 में भी इसको कोरिलेट कर लेना, 9 में कहा दिया, कई अपराधों से मिलकर बने अपराधों के लिए दंड की अवधि कितनी होगी, ये कहाँ बताया गया, सेक्शन 9 के। तो ये क्या होगा, कई धारा 9 के अधीन रहते हुए उसे ऐसे अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें उन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम दंडादेश दे सकेगा, और न्यायालय अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए ऐसे दंडादेश साथ साथ या क्रमवर्ती रूप से मतलब साथ साथ, एक अपराध खत्म हुआ या तो साथ साथ के लिए दे सकता है, या क्रमवर्ती मतलब एक पनिशमेंट खत्म हुआ उसके बाद दूसरा शुरू हो तो वो भी कर सकता, तो ये भी न्यायालय कर सकता है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इसमें सेक्शन यही पूछता है, इसमें ज्यादा पूछेगा वो मैं बता दूंगा, जो पूछता है एग्जाम में वो मैं बता दूंगा अभी नीचे। दंडादेशों के क्रमवर्ती होने पर, क्रमवर्ती मतलब एक दंडादेश खत्म हुआ उसके बाद दूसरा, साथ साथ चलना, साथ साथ भी दे सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस सेक्शन में बताएगी कि मजिस्ट्रेट क्या बोलते हैं, दंडादेश साथ में भी दे सकता और एक दंडादेश खत्म होने के बाद दूसरा दंडादेश भी दे सकता है। ये कहां पे दिया गया, 25 में दिया गया। अब क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोषसिद्ध होने के लिए सक्षम है, तो न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे, ऐसा वो नहीं करेगा। अब आ जाओ, ये जो मैं पढ़ाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है, ये दोनों चीज पूछता, प्रोविजो पूछता है। देखो ये प्रोविजो खूब पूछा एग्जाम में, ये नोट कर लेना। किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब अगर उसके कई अपराधों का विचारण कर रहा तो किसी भी दशा में उसे 20 वर्ष से ज्यादा का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, ये याद कर लेना, ये खूब पूछता है। 20 वर्ष से ज्यादा का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक नहीं होगा जिसे अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। ठीक है, तो ये दो चीज पढ़ लेना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब ये नहीं, इसमें पूछता है, देखो ये एग्जाम में क्या पूछता है कि किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए क्रमवर्ती दंडादेशों का योग
जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिया गया एक दंडादेश समझा जाएगा। क्रमवर्ती दंडादेशों का योग भी क्या समझा जाएगा? एक दंडादेश समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? एक दंडादेश समझा जाएगा। ये एग्जाम में पूछा है, ये तो ये अंडरलाइन कर लेना। अब आ जाओ, देखो इसमें कुछ नहीं पूछता, शक्ति प्रदान करने का दंड, ये कभी नहीं पूछा, तो इसको ऐसे नॉर्मल पढ़ लो। इस संहिता के अधीन शक्ति प्रदान करने के लिए यथास्थिति उच्च न्यायालय राज्य सरकार आदेश द्वारा व्यक्तियों को विशेषता नाम या उसके पद के आधार पर या पदाधारियों के वर्गों के साधारणता उसके पदीय अभिमानों को सशक्त कर सकेगा। ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जब से ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। 27, तो इसको पढ़ लेना तुम 33 के साथ सीआरपीसी, बस इतना चीज इसमें केवल कुछ नहीं, नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां, इसको ऐसे पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, ये नहीं पूछता है तो भाई ये पूछता है 28 शक्तियों को वापस, केवल ये मार्जिनल नोट इसका पढ़ लेना, ये एग्जाम में पूछा शक्तियों को वापस लेना, तो ये पुराने वाले सीआरपीसी 34 के साथ क्या कहता है, यदि उच्च न्यायालय या राज्य सरकार उन सब शक्तियों को या उनमें से किसी को वापस ले सकेगी या जो उसने उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान किया, तो उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, शक्तियों को कौन वापस ले सकता? उच्च न्यायालय या राज्य सरकार शक्तियों को वापस ले सकती, वाइंड कर सकती है। विड्रॉल ऑफ पावर पूछता है, विड्रॉल ऑफ पावर कहां दिया गया है? पुराने में 34 में दिया गया था, नए में 28 में, तो इसका मार्जिनल नोट एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है, तो ये देख लेना। और देखो, और इसमें कुछ नहीं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और कौन ले सकता? मुख्य न्यायिक सीजीएम या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त शक्तियों को संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वापस ले सकेगा। वे शक्तियां जो सीजीएम ने दिया है, और कौन? सीजीएम और डीएम भी शक्ति को वापस ले सकता है, और यहाँ हाई कोर्ट ले सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है शक्तियों को वापस, और इसमें सीजीएम और डीएम भी शक्तियों को वापस ले सकता है, बस इतना पढ़ना। अब आ जाओ, इसमें एक चीज पूछता है 29 में, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, खूब पूछा क्वेश्चन है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट की शक्तियां उसके पद के उत्तरवर्ती द्वारा प्रयोग किया जाएगा, यही पूछा क्वेश्चन। मान लो न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कौन कर सकता? उसके पद के उत्तरवर्ती, सक्सेसियर इन ऑफिस, इसको सक्सेसियर इन ऑफिस कहते हैं, ठीक है, उनके द्वारा किया जा सकता है, यही इतना पूछता है। इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन कौन कर सकता? पद के उत्तरवर्ती द्वारा, यही अंडरलाइन कर लेना, यही पूछता है, पद के उत्तरवर्ती द्वारा। एग्जाम में यही पूछा था कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का प्रयोग कौन कर सकता? उसका सक्सेसियर इन ऑफिस कर सकता है या उसके पद का उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकता है, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया था। जब इस बारे में कोई शंका है कि पद का उत्तरवर्ती कौन है, तब सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता के या इसके अधीन किन्हीं कार्रवाइयों या आदेशों के प्रयोजन के लिए उसके पद के उत्तरवर्ती। तो अब उत्तरवर्ती के लूप कंफ्यूजन है, तो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन डिसाइड करेगा। ये कौन सा बताता है? क्लास 2 बताता है। फिर क्या कहता है? जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है, तब यदि मुख्य सीजीएम या डीएम लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगी कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता या इसके अधीन किन्हीं कार्रवाइयों आदेशों के प्रयोजन के लिए मजिस्ट्रेट के पद का उत्तरवर्ती समझा जाएगा, तो सीजीएम और डीएम भी निर्धारित कर सकते हैं, क्लास 3 में कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन केवल यही पद का उत्तरवर्ती द्वारा किया जाएगा शक्तियों का प्रयोग, यही क्वेश्चन खूब पूछा है। तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 3। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाकी जो नोट्स के लिए मैंने कहा था, तो नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, तो जो मैसेज कर देगा उनको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।